हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बैकग्राउंड पढ़ा था। बैकग्राउंड का जो ये सेकंड पैराग्राफ है जिसमें हेडिंग नहीं दी हुई है तो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको लिख दिया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी कि लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में हमने एक पूरा इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझ लिया था कि क्या इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे हमारे देश में, ठीक है ना। अब वो सारी इकोनॉमिक क्राइसिस हमने समझे, इसी वजह से अब हम लोग ये इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आए। जैसे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होता जा रहा था, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक्सेस में बढ़ता जा रहा था, यानी कि इंपोर्ट बढ़ गया था, एक्सपोर्ट घटा हुआ था पूरा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, प्राइस बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ रहे थे, तो इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई गई क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी 1991 तक आते हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाती है, ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है लिबरलाइजेशन? देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी कैसी थी, सोशलिस्टिक पैटर्न पे वर्क कर रही थी, तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रोल था हर एक चीज के लिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, लाइसेंस राज था, इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन करनी तो उसके लिए भी सरकार से पूछा जाता था। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी को पूरा खोल देना, यानी कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है अपने हिसाब से वर्कआउट करेगी, ठीक है। लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को पूरा का पूरा प्रमोट कर देना, सरकारी विभागों में डिसइन्वेस्टमेंट करना, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स थे उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लेकर आना, ठीक है, प्राइवेट जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर था हमारा। और तीसरा आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, पूरा इकोनॉमी को खोल देना, ओपन इकोनॉमी, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी, तभी इकोनॉमी बेहतर चल सकती है। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हम अगली वीडियो से पढ़ेंगे डिटेल में कि ये क्या क्या इसमें रिफॉर्म्स लाए गए थे, ठीक है ना। ये तो एक मैंने शॉर्ट उसमें बता दिया, लेकिन अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे लाएगी ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या क्या चीजें इसमें आई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, जैसे कि हम लोगों को पता है कि कोई भी मनी लेंडर जो है हमें हमारे देश को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। पता है लास्ट टाइम हमारे के देश की स्थिति बहुत खराब थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उन लोगों ने ये इंप्लीमेंट लेकर आए थे। और साथ ही साथ ये होता है हमारे देश का जो गोल्ड था उसको गिरवी रखा जाता है वहां पे, ठीक है। कहां पे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अब देखो, इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब पहले तो मैं ये बताया था आईबीआरडी होता क्या है। देखो, आईबीआरडी जो है ना वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है। वर्ल्ड बैंक क्या है? बेसिकली वर्ल्ड बैंक एक नाम है जिसके अंडर काफी सारे इंटरनेशनल बैंक्स आते हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको चलाए जा रहे हैं, जो देश की गरीबी, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देती है उस देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए होते हैं ये बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का यही होता है, आईबीआरडी से लोन लिया था और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दो बैंक से यहां से लोन लिया जाता है, ठीक है ना। काफी बड़ा अमाउंट का लोन होता है, जो लोन अमाउंट होता है वो होता है हमारा $7 बिलियन। $7 बिलियन का लोन लिया जाता है हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, ठीक है ना। अब देश की इकोनॉमी चलेगी और साथ ही साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के तहत ही कहा जाता है कि आपको इंडिया की इकोनॉमी को ओपन करना होगा, तभी देश की इकोनॉमी बेहतर चल सकेगी। तो अभी तो हमारे पास पैसे की कमी थी, लोन ले लिया, लेकिन साथ ही साथ अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है जिससे हमारी इकोनॉमी चलती है। सो एक्सपेक्टिंग देयर इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज ओपन अप द इकोनॉमी, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद इंडिया वाज रेडी एंड अनाउंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती है वो, ठीक है, सॉरी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आती है जिसमें क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मतलब पहले क्या था? लाइसेंस राज था, तो लाइसेंस राज के चलते हुए क्या हो रहा था? लोग कम थे, मोनोपोली थी मार्केट में। अब क्या होगा? हर एक इंसान को बिजनेस करने की आजादी। अगर मान लो किसी को पेन की कोई फैक्ट्री चलानी है, या किसी को कोई मतलब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्शन करनी है, कोई साबुन की फैक्ट्री खोलनी है, तो कोई भी इंसान साबुन की फैक्ट्री खोल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको परमिशन लेनी है और उसके लिए धक्के खाने हैं या मोनोपोली सेट है। तो मार्केट में क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। अगर मान लीजिए मोबाइल की आज की डेट में मार्केट में देखो कितने सारे कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है ना। तो आप कोई भी चीज बना रही हो, मान लीजिए कोई कपड़े की फैक्ट्री है, तो हर इंसान कपड़ा बना सकता है। तो मार्केट में जिसका कपड़ा बेहतर होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो उससे इकोनॉमी में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है रिमूविंग बैरियर्स। अब बैरियर्स थे लाइसेंस राज के चलते हुए कितने सारे, ऊपर से जो इंपोर्ट होता था उस पर कितना हाई टैरिफ लगता था, तो वो सारे बैरियर्स को तोड़ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोशन और स्टॉप गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एकदम खत्म कर दिया गया कि अब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में। सारी बिजनेस प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने आप वर्कआउट करेंगी। तो अगर आप लोग ये जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई 90s बर्थ के कोई बच्चे होंगे
तो आप लोग देखना 1991 के रिफॉर्म के बाद अगर दिल्ली एनसीआर या बड़े शहरों में किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन बढ़ा था, किस तरीके से जो बाकी सारी जमीनें थी वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी सेटअप होती है और उसके चलते हुए फिर किस तरीके से रियल एस्टेट को बूम मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए कोई भी मान लीजिए कहीं भी आप अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है किसी जगह पे, तो उसके आसपास ही इंक्रोचमेंट और उसके आसपास ही आपको फिर क्या होता है, सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, लोग वहीं पे रहने लग जाएंगे और वहीं से रियल एस्टेट की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को खोलते हैं। अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, सो दिस सेट ऑफ पॉलिसी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में इसको बांटा गया। ठीक है, दो ग्रुप्स का एक स्ट्रक्चर था, क्या था वो पढ़ते हैं। पहला आता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल मेजर, ये जो बुक में दिया हुआ है ना, समझ में नहीं आएगा थोड़ा, इसलिए मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ की पॉइंट्स ऐड करे हैं समझाने के लिए। देखो स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टेबलाइजेशन मतलब इकोनॉमी को एकदम पहले स्टेबलाइज करना होगा हमें। कैसे स्टेबलाइज करना होगा, जैसे कि पहला पॉइंट अगर हम पढ़े फिस्कल कंसोलिडेशन, तो याद करो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से बढ़ता जा रहा था, यानी इनकम है 100 रुपए और खर्चे हो गए हैं 200 रुपए, 1000 रुपए। ठीक है, तो वो जो फिस्कल कंसोलिडेशन है यानी कि फिस्कल डेफिसिट है उसको पहले मेंटेन करना होगा, यानी कि जो पैसा आएगा लोन से उससे हमें अपना पहले फिस्कल डेफिसिट को सुधारना होगा। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा पंप होने लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है जिससे पैसा कम कंट्रोल में आ जाए। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है आरबीआई के द्वारा। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, अब क्या था कि देखो हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म होता जा रहा था, तो जो फॉरेक्स रिजर्व था उसका पूरा मैनेजमेंट को सुधारना पड़ेगा। ये सारे के सारे आरबीआई के द्वारा सुधारे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी तो जिसके चलते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। और अगला आता है हमारा रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि कोई भी चीज इंपोर्ट हो रही है तो उसमें फिर टैरिफ लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। ठीक है ना, तो ये सारी सिचुएशंस होती है जिसको हम बात करेंगे स्टेबलाइजेशन के बारे में, यानी कि स्टेबलाइजेशन मेजर लिए गए। और दूसरा आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब इकोनॉमी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। जैसे कि पहला हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म यानी कि जो लाइसेंस राज है उसको खत्म करो और नई नई इंडस्ट्रीज को सेटअप कराओ, इन्वेस्टमेंट कराओ, ताकि फिर क्या होगा, उससे इकोनॉमी में एक नया ग्रोथ देखने को मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली खत्म करो। लाइसेंस राज के चलते हुए क्या हो रहा था, मोनोपोली सेट होती जा रही थी कि मैं ही बस एक चीज की प्रोडक्शन करूंगा, कोई और नहीं करेगा, तो वो मोनोपोली सेट करी गई। उसके बाद आता है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी यानी कि ओपन इकोनॉमी बन गई तो अब सारी की सारी ट्रेड पॉलिसी नई सेटअप की जाएगी जिसमें टैरिफ्स कम कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आता है हमारा टैक्स रिफॉर्म। थोड़ा सा यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा ताकि हमारी इनकम जनरेट हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो इनकम सोर्स होता है वो टैक्स के थ्रू ही होता है। और अगला आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करी जा रही थी उसको रोक दिया जाए ताकि चीजें और बेहतर तरीके से हो सके। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी उस पर थोड़ा कंट्रोल लाया जाए, वेलफेयर पे थोड़ा कंट्रोल लाया जाए ताकि पहले देश की इकोनॉमी को सुधारा जा सके। अब ये सारी चीजें जितने भी मैंने आपको बताई, स्ट्रक्चर और स्टेबलाइजेशन, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे किसमें हमारी अगली वीडियो में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके एक एक वीडियोस के बारे में हम जानेंगे। तो ये टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी इंप्लीमेंट होती है, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लास्ट वाला जो था ना स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये कंफ्यूजिंग था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे अपनी तरफ से बना दिया। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चीजें। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।